हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ऑपरेटर्स के बारे में। लास्ट जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था, हम लोगों ने समझा था कि सी का प्रोग्राम दिखता किस तरीके का है और एक रफ स्केच से हम लोगों ने इस प्रोग्राम को समझा भी था। लेकिन हमने डिस्कस किया था इस प्रोग्राम को एग्जैक्टली समझने के लिए हमें कुछ टर्म्स को समझना होगा और हमने ये टर्म्स मार्क करे थे, जिसमें से हम लोग ऑलरेडी वेरिएबल्स और डेटा टाइप के ऊपर डिस्कशन कर चुके हैं। जब हम दो नंबर को ऐड कर रहे थे तो वहां पर हमने ऑपरेटर का यूज किया था, प्लस ऑपरेटर का। हमने कहा था val1 नाम के वेरिएबल में जो भी है, val2 नाम के वेरिएबल में जो भी है, उसे आपस में ऐड कर दो और उसकी जो भी वैल्यू है उसको स्टोर कर दो किसके अंदर, रिजल्ट नाम के वेरिएबल में। और स्टोर कराने के लिए हमने किसका यूज किया था, इक्वल टू ऑपरेटर का यूज किया था। तो आज की क्लास का हमारा एम भी यही है, हम ये समझेंगे कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हमारे पास कितने डिफरेंट ऑपरेटर्स अवेलेबल हैं जिनकी हेल्प से हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करवा सकते हैं। तो जितने भी ऑपरेटर्स हमारे पास इस प्रोग्रामिंग में, बिल्ट इन ऑपरेटर्स हमारे पास इस प्रोग्रामिंग में अवेलेबल हैं, वो सब हम एक एक करके इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जितने भी ऑपरेटर्स हमारी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अवेलेबल हैं उसे हमने 6 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर दिया है। एक एक करके इन कैटेगरीज को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो जितने भी ऑपरेटर्स हैं उसे हमने 6 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहली कैटेगरी है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। तो हम सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या है। इस कैटेगरी के अंदर हमने इन ऑपरेटर्स को रखा है, यानी प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस ऑपरेटर, इंक्रीमेंट ऑपरेटर एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ओके, तो मेरे ख्याल से इसमें मुझे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आप सभी लोग इन ऑपरेटर से या इनमें से अधिकतर ऑपरेटर से फैमिलियर होंगे, लेकिन फिर भी एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला ऑपरेटर प्लस ऑपरेटर। तो मेरे ख्याल से आप सभी जानते हैं प्लस का काम क्या है, एडिशन करना। हमने यहाँ प्रोग्राम में भी प्लस ऑपरेटर का यूज किया था कि val1 और val2 की वैल्यू को ऐड करके किसके अंदर स्टोर कर दे, रिजल्ट के अंदर। ठीक उसी तरह से माइनस ऑपरेटर, सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर, इसका काम क्या है, दो वैल्यू को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देना। मल्टीप्लिकेशन, मैथमेटिक्स में आप क्रॉस साइन यूज करते होंगे, यहाँ क्रॉस जैसा कोई सिंबल नहीं होता। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के लिए हम किस सिंबल का यूज करते हैं, एस्ट्रिक सिंबल का यूज करते हैं। ठीक उसी तरह से डिवाइड के लिए हम यहाँ पर स्लैश की का यूज करते हैं। तो स्लैश से हम रिप्रेजेंट करते हैं किसको, डिवीजन ऑपरेटर को। तो मल्टीप्लिकेशन क्या करता है या डिवीज़न क्या करता है, आई थिंक मुझे ये समझाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आप सभी लोग इस चीज़ को समझते हैं। नेक्स्ट ऑपरेटर आपको दिख रहा होगा मॉडुलस ऑपरेटर। आप में से कुछ लोग समझ रहे होंगे कि ये परसेंटेज निकालने का काम करता है, लेकिन नहीं, ये चीज़ ध्यान से समझना है। ये मॉडुलस ऑपरेटर है जिसका काम है रिमाइंडर कैलकुलेट करना। रिमाइंडर कैलकुलेट करने से मेरा मतलब है, लेट्स से अगर मैं यहाँ एक एग्जाम्पल लूँ, तो मैंने बोला मान लो मैंने बोला कि x की वैल्यू कितनी हो जाए, 5 को डिवाइड करो कितने से, 2 से। तो जो भी रिजल्ट आता है वो किसके अंदर स्टोर हो जाए, x के अंदर। तो इसका मतलब क्या है, 5 को 2 से डिवाइड करो। तो 5 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 2.5। ये 2.5 जाकर किसके अंदर स्टोर हो जाएगा, x के अंदर। तो ये काम तो कौन करता है, हमारा डिवीजन ऑपरेटर। लेकिन अगर मैं लिखूं कि x इक्वल टू 5 मॉड बाय 2, मॉडुलस ऑपरेटर का अगर मैंने यहां यूज किया, तो ये क्या करेगा, ये 5 को 2 से डिवाइड करेगा और उसका जो भी रिमाइंडर बचेगा उस रिमाइंडर को ले जाकर किसके अंदर स्टोर कर देगा, x के अंदर स्टोर कर देगा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, 1, और ये उस 1 को ले जाकर किसके अंदर स्टोर कर देगा, x के अंदर। तो बेसिकली मॉडुलस ऑपरेटर का काम क्या होता है, मॉडुलस ऑपरेटर का काम होता है रिमाइंडर कैलकुलेट करना। अगर समझने में दिक्कत हो रही है तो आप ऐसे समझें, लेट्स से मैंने लिखा 5 और मैंने बोला 5 को डिवाइड करो कितने से,
2 से, तो 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, रिमाइंडर कितना बचा 1। ये इस 1 को कैलकुलेट करेगा। तो जब भी मुझे रिमाइंडर कैलकुलेट करना होगा, ये रिमाइंडर हम कैलकुलेट कर सकते हैं किसकी हेल्प से, मॉडुलस ऑपरेटर की हेल्प से। तो मॉडुलस ऑपरेटर का काम क्या होता है, रिमाइंडर कैलकुलेट करना। तो ये 1 को किसके अंदर ले जाकर स्टोर कर देगा, x के अंदर। तो आई थिंक ये मॉडुलस ऑपरेटर का पर्पस आपको समझ में आ रहा होगा। देन प्लस प्लस यहाँ पर इंक्रीमेंट ऑपरेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। प्लस ऑपरेटर हमने डिस्कस किया था, सिंगल प्लस क्या करता है, एडिशन का काम करता है। लेकिन अगर मैं 2 प्लस लगा दूं तो ये किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को 1 से बढ़ा देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने लिखा है x प्लस प्लस और मान लो x की इनिशियल वैल्यू कितनी है 5, तो प्लस प्लस ये ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद x की क्या वैल्यू हो जाएगी 6 हो जाएगी। और इसी तरह से x माइनस माइनस लिख दिया तो ये वैल्यू को 1 से घटा देगा। प्लस प्लस यानी 1 से बढ़ा देना और माइनस माइनस यानी 1 से घटा देना। तो अगर x की वैल्यू 5 है और मैंने लिख दिया x माइनस माइनस, तो ये x की वैल्यू को क्या कर देगा 1 से घटा देगा। तो जब भी मुझे वैल्यू को 1 से बढ़ाना या घटाना होगा, मैं किसका भी यूज कर सकता हूं, प्लस प्लस ऑपरेटर या माइनस माइनस ऑपरेटर के ऊपर। तो आई थिंक ये सारे ऑपरेटर्स आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं किसके बारे में, सेकंड कैटेगरी के बारे में। ओके, तो सेकंड कैटेगरी है रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स में जो ऑपरेटर्स आते हैं इक्वल टू ऑपरेटर, या ध्यान दीजिएगा इक्वल टू ऑपरेटर के लिए हमने डबल टाइम्स इक्वल टू सिंबल का यूज किया है। ग्रेटर देन सिंबल, लेस देन सिंबल, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। तो ये सभी ऑपरेटर्स आते हैं किस कैटेगरी के अंदर, रिलेशनल ऑपरेटर्स के अंदर। इससे पहले कि हम लोग इसके ऊपर और डिस्कशन चालू करें, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, रिलेशनल ऑपरेटर्स स्पेशल ऑपरेटर्स भी कहलाते हैं। वो इसलिए कि इनसे जब भी हमें कोई आउटपुट मिलेगा, वो आउटपुट हमेशा बूलियन आउटपुट होगा। बूलियन आउटपुट का मतलब या तो हमें आंसर में ट्रू मिलेगा या तो फॉल्स मिलेगा। इसके अलावा कोई भी तीसरा आउटपुट हमें कभी भी रिलेशनल ऑपरेटर से नहीं मिलेगा। या तो इनका आउटपुट ट्रू होगा या तो इनका आउटपुट फॉल्स होगा। तो ये हमेशा बूलियन आउटपुट रिटर्न करते हैं। हमारा कंपाइलर ट्रू को रिप्रेजेंट करता है किससे, 1 से, और फॉल्स को रिप्रेजेंट करता है किससे, 0 से। इट मींस जब भी इसे फॉल्स देना होगा ये हमें क्या रिटर्न कर देगा, 0, और जब भी इसे ट्रू देना होगा ये हमें क्या दे देगा, 1। तो अगर हमें 1 मिला इट मींस कि वो कंडीशन क्या है, ट्रू, और जब भी हमें 0 मिलेगा इसका मतलब क्या है कि वो हमें क्या दे रहा है, फॉल्स दे रहा है। अब ये रिलेशनल ऑपरेटर का यूज कब करते हैं, जैसे हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में डिस्कस किया, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, आप सभी को पता है कि जब भी हमें कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करवानी होती है हम किसका यूज करते हैं, इन अरिथमेटिक ऑपरेशंस का यूज करते हैं। लेकिन इन रिलेशनल ऑपरेटर्स का यूज कब करेंगे, तो प्रोग्रामिंग करते टाइम पर बहुत बार हमारी ऐसी रिक्वायरमेंट आएगी कि हमें कोई कंडीशन को टेस्ट करना होगा और उसके बेसिस पर अपना कोई डिसीजन लेना होगा। अगर ये वैल्यू इससे बड़ी है तो ये करो, ये वैल्यू इससे छोटी है, अगर ये इसके बराबर है तो ऐसा करो, अगर ये इसके बराबर नहीं है तो ऐसा करो। तो समटाइम्स हमें कंडीशन को टेस्ट करना होगा, और जब भी हमें कोई कंडीशंस को टेस्ट करना होगा वहां पर हम कौन से ऑपरेटर्स का यूज करेंगे, रिलेशनल ऑपरेटर्स का यूज करेंगे। तो जनरली रिलेशनल ऑपरेटर्स का यूज हम करते हैं प्रोग्रामिंग में जब भी हमें कोई कंडीशन को टेस्ट करना होता है। तो हमने बोला कि अगर x की वैल्यू y से बड़ी है तो ये काम हो जाए, अगर ये इससे छोटा है तो ये काम हो जाए। तो कैसे पता चलेगा कि वो छोटा है या नहीं, तो वहां पर हम इन ऑपरेटर का यूज करेंगे। अगर वहां से हमें ट्रू मिलता है तो हम वो पर्टिकुलर टास्क कर देंगे, अगर वहां से हमें फॉल्स मिलता है तो वो टास्क हम नहीं करेंगे। कैसे पता चलेगा ट्रू है या फॉल्स, ट्रू होगा तो वो 1 दे देगा और फॉल्स होगा तो वो क्या दे देगा, 0। ये कैसे होगा प्रोग्रामिंग में हम कंप्लीट डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी तो हम बस इंट्रोडक्शन ले रहे हैं किसका, ऑपरेटर्स का, कि हमारे पास कौन कौन से ऑपरेटर्स अवेलेबल हैं। तो मेरे ख्याल से ये आप लोगों के लिए क्लियर होगा। हाँ, ये एक डाउट जरूर हो सकता है कि यहाँ पर मैंने डबल इक्वल टू साइन क्यों यूज किया है, क्योंकि प्रोग्रामिंग में हमारे पास सिंगल इक्वल टू भी होता है। दिस इज कॉल्ड सिंगल इक्वल टू को हम यूज करते हैं असाइनमेंट के लिए, जैसे यहाँ पर हमने यूज किया था।
तो सिंगल इक्वल टू का मतलब क्या होता है, राइट हैंड साइड में जो भी कैलकुलेशन हमने परफॉर्म करी है उसका रिजल्ट ले जाकर किसके अंदर स्टोर कर दो, लेफ्ट हैंड साइड के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दो। तो असाइन जब भी हमें कराना होता है, स्टोर जब भी हमें कराना होता है, हम किसका यूज करते हैं, सिंगल इक्वल टू का यूज करते हैं। लेकिन जब भी हमें कंपेयर करना होगा कि क्या लेफ्ट हैंड साइड में लिखी हुई वैल्यू राइट हैंड साइड के बराबर है कि नहीं है, तो वहां पर हम किसका यूज करेंगे, डबल इक्वल टू का यूज करेंगे। इससे पहले आप लोगों ने मैथमेटिक्स पढ़ी होगी, मैथमेटिक्स में आप सिंगल इक्वल टू ही यूज करते थे, क्योंकि वहां सिचुएशन के हिसाब से हम खुद समझ जाते थे कि हम कंपेयर कर रहे हैं या स्टोर कर रहे हैं। लेकिन कंप्यूटर इस तरह का डिफरेंशिएट नहीं कर सकता, तो इसलिए हम उसे अलग अलग इंस्ट्रक्शंस देते हैं। तो जब भी हम सिंगल इक्वल टू देते हैं वो समझ जाता है कि हम स्टोर कराना चाहते हैं, और जब भी हम डबल इक्वल टू का साइन देते हैं इट मीन्स वो समझ जाता है कि हम कंपेयर कराना चाहते हैं कि क्या लेफ्ट हैंड साइड का वेरिएबल राइट हैंड साइड के बराबर है कि नहीं है। इस सिंगल इक्वल टू के ऊपर थोड़ा सा और भी हम डिस्कशन करेंगे जब हम असाइनमेंट ऑपरेटर की कैटेगरी डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल हम यहाँ बात कर रहे हैं रिलेशनल ऑपरेटर की, कंपैरिजन ऑपरेटर की। तो जब भी हम डबल इक्वल टू लिखेंगे तो वो क्या करेगा, कंपेयर करेगा। तो यहाँ पर एक एग्जांपल के तौर पर मान लो अगर मैंने कहा कि x नाम का एक वेरिएबल है जिसके अंदर हमने क्या स्टोर करके रखा है 10, y नाम का एक वेरिएबल है जिसके अंदर हमने क्या स्टोर करके रखा हुआ है 20, और अगर मैं कभी भी लिखता हूं x इक्वल टू y, तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगा, क्या x की वैल्यू y के बराबर है, या तो होगी या तो नहीं होगी। अगर होगी तो ट्रू रिटर्न करेगा और नहीं होगी तो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो इस केस में x की वैल्यू y के बराबर नहीं है तो वो हमें आउटपुट में क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। फॉल्स का मतलब वो आउटपुट में क्या दे देगा, हमको 0 दे देगा। ठीक इसी तरह से अगर मैं यहां पर लिखूं नॉट इक्वल टू, ये नॉट इक्वल टू का सिंबल है, नॉट इक्वल टू का मतलब क्या x की वैल्यू y के बराबर नहीं है, हाँ x की वैल्यू y के बराबर नहीं है, तो ये क्या रिटर्न कर देगा, ट्रू। ट्रू का मतलब क्या रिटर्न करेगा, 1। अगर मैं लिखता हूं x लेस देन y, तो क्या x की वैल्यू y से कम है, हाँ x की वैल्यू y की वैल्यू से कम है, तो ये क्या रिटर्न कर देगा, ट्रू यानी 1। या फिर अगर मैं लिख दूं x ग्रेटर देन y, तो ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। क्या x की वैल्यू y से बड़ी है, नहीं है, तो ये क्या रिटर्न कर देगा, फॉल्स। फॉल्स यानी 0। अगर मैं लिखता हूं x ग्रेटर देन इक्वल टू y, तो अब क्या रिटर्न करेगा, ये अभी भी क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। क्यों, क्योंकि x की वैल्यू ना तो y से बड़ी है और ना ही x की वैल्यू y के बराबर है। अगर इनमें से एक भी बात सही हो जाती तो ये क्या रिटर्न कर देता, ट्रू। लेकिन ना तो x की वैल्यू y के बराबर है और ना ही x की वैल्यू y से बड़ी है, तो ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। अगर मैं यहां बात करूं तो x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू y, क्या x की वैल्यू y से छोटी या बराबर है, तो इसने क्या रिटर्न कर दिया, ट्रू। छोटी तो नहीं है, सॉरी बराबर तो नहीं है लेकिन छोटी तो है, तो इसने क्या रिटर्न कर दिया, ट्रू। इनमें से एक भी चीज सही है तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा। आप में से बहुत लोग सोचते हैं कि x की वैल्यू y से छोटी तो है लेकिन बराबर नहीं है, इसलिए वो क्या रिटर्न कर देगा, फॉल्स। तो ऐसा मत सोचिएगा, क्योंकि दोनों चीजें एक साथ तो हो ही नहीं सकती। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि x की वैल्यू y से छोटी भी हो और बराबर भी हो। तो यहाँ एंड नहीं लगा, यहाँ और लगा, या तो x की वैल्यू y से छोटी हो या फिर x की वैल्यू y के बराबर हो। अगर इनमें से एक बात भी सही है तो वो क्या रिटर्न कर देगा, ट्रू रिटर्न कर देगा। तो आई थिंक ये रिलेशनल ऑपरेटर आप लोगों को क्लियर होगा। इन्हें प्रोग्रामिंग में कैसे यूज करते हैं ये हम अपने प्रोग्राम जब बनाएंगे तब डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं हम अपनी तीसरी कैटेगरी। तो हमारा तीसरी कैटेगरी है लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स में 3 तरह के ऑपरेटर आते हैं, एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर एंड नॉट ऑपरेटर। तो ये पाइपलाइन साइन है, 2 टाइम्स पाइपलाइन साइन हमने यूज़ किया है। जनरली कीबोर्ड में शिफ्ट की के ऊपर आपको ये मिल जाएगा। तो ये एंड ऑपरेटर, ये और ऑपरेटर और ये नॉट ऑपरेटर। तो अब ये एंड और या नॉट ऑपरेटर क्या है उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करें उससे पहले अगेन लॉजिकल ऑपरेटर्स भी स्पेशल ऑपरेटर्स ही कहलाते हैं। क्यों, क्योंकि इनसे भी जो हमें आउटपुट मिलेगा वो आउटपुट कैसा होगा, बूलियन आउटपुट होगा। बूलियन आउटपुट का मतलब या तो ट्रू या तो फॉल्स। इट मीन्स अगर ट्रू है तो क्या रिटर्न करेगा 1 और अगर फॉल्स है तो क्या रिटर्न करेगा 0 रिटर्न करेगा।
तो लॉजिकल ऑपरेटर से भी जो आउटपुट हमें मिलेगा वो या तो ट्रू हो सकता है या तो फॉल्स हो सकता है। लेकिन हम इस पर डिस्कशन चालू करें उससे पहले ये समझना ज़रूरी है कि लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज़ कब करते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, जब भी प्रोग्रामिंग में हमें कोई कंडीशन को टेस्ट करना होगा कि क्या ये चीज़ इससे बड़ी है, छोटी है, बराबर है, बड़ी या बराबर है या छोटी बराबर है, कुछ भी इस तरह से टेस्ट करना होगा, तो हम किसका यूज़ करेंगे? रिलेशनल ऑपरेटर्स का, जो इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था, रिलेशनल ऑपरेटर्स का। लेकिन रिलेशनल ऑपरेटर की हेल्प से तो हम एक ही कंडीशन टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर मुझे दो या दो से ज़्यादा कंडीशंस को आपस में जोड़ना है तो वो हम कैसे जोड़ें? तो जब भी मुझे दो या दो से ज़्यादा कंडीशंस को आपस में जोड़ना होगा, वहाँ पर मैं किनका यूज़ करूँगा? लॉजिकल ऑपरेटर्स का। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स जनरली यूज़ में आते हैं जब भी हमें दो या दो से ज़्यादा कंडीशंस को टेस्ट करना है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो अगर मैं बोलता हूँ कि अगर x की वैल्यू y से बड़ी है तो ये पर्टिकुलर काम हो जाए, तो ये तो सिंपल रिलेशनल ऑपरेटर से हो जाएगा कि अगर x इज ग्रेटर देन y है तो ये पर्टिकुलर टास्क को क्या कर दो? परफॉर्म कर दो। लेकिन अगर मैं चाहता हूं इस तरह से कोई काम करवाना कि x की वैल्यू y से तो बड़ी हो लेकिन z से छोटी होनी चाहिए, तो यहां पर मुझे दो कंडीशन को आपस में जोड़ना है, x इज ग्रेटर देन y हो एंड x इज लेस देन क्या हो? z हो, तो ही मेरा काम एग्जीक्यूट हो, अदरवाइज मेरा वो पर्टिकुलर काम एग्जीक्यूट ना हो। तो यहां पर मुझे दो कंडीशन को जोड़ना पड़ा। और अगर इन वर्ड्स को ध्यान से समझें तो इन वर्ड्स में भी आप ध्यान से सुनिए, x की वैल्यू इज ग्रेटर देन y एंड x इज स्मॉलर देन z। तो यहां पर मैंने दो कंडीशन को किसकी हेल्प से जोड़ा? एंड ऑपरेटर की हेल्प से जोड़ा कि पहली कंडीशन भी होनी चाहिए और दूसरी कंडीशन भी होनी चाहिए, दोनों होंगी तभी वो पर्टिकुलर काम होगा, अदरवाइज वो पर्टिकुलर काम नहीं होगा। x की वैल्यू y से बड़ी भी होनी चाहिए और x की वैल्यू z से बड़ी नहीं भी होनी चाहिए, तभी वो पर्टिकुलर काम होगा, अदरवाइज वो काम नहीं होगा। तो जब भी हमें दो कंडीशन को आपस में जोड़ना होगा तो हम किसका यूज करेंगे? लॉजिकल ऑपरेटर्स का। अब इसके अंदर तीन ऑपरेटर आते हैं, इनके क्या मतलब है वो ध्यान से समझते हैं। तो जैसा अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, दो कंडीशन को जोड़ने के लिए हम किसका यूज कर सकते हैं? एंड और नॉट। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एंड ऑपरेटर के बारे में। तो इस ऑपरेटर को समझने के लिए लेट्स से हम कोई दो कंडीशन अज्यूम कर लेते हैं। चलिए हम पहली कंडीशन अज्यूम कर रहे हैं कि अगर आप एग्जाम में फर्स्ट आ जाते हो, ठीक, तो पहली कंडीशन है आप एग्जाम में फर्स्ट आ जाते हो, तो आ भी सकते हो और नहीं भी आ सकते, तो बूलियन आउटपुट मिलेगा, या तो एग्जाम में फर्स्ट आओगे या तो एग्जाम में फर्स्ट नहीं आओगे, ठीक है। दूसरी कंडीशन लेट अज्यूम कर लेते हैं कि अगर आप स्पोर्ट्स में फर्स्ट आते हो तो, ठीक है, तो अगेन या तो हो सकता है स्पोर्ट्स में फर्स्ट आओगे या तो स्पोर्ट्स में फर्स्ट नहीं आओगे। तो हमारे पास दो कंडीशन है, अगर आप एग्जाम में फर्स्ट आते हो, अगर आप स्पोर्ट्स में फर्स्ट आते हो। इन दोनों कंडीशन को मैं जोड़ देता हूं विद द हेल्प ऑफ एंड ऑपरेटर। तो मैंने एक स्टेटमेंट तैयार किया, अगर आप एग्जाम में भी फर्स्ट आ जाते हो और स्पोर्ट्स में भी फर्स्ट आ जाते हो तो फिर मैं क्या करूंगा? आपको एक गिफ्ट दूंगा, ठीक है। तो अब आपको गिफ्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा ये डिपेंड करता है दो कंडीशन के ऊपर। अगर आप एग्जाम में भी फर्स्ट आ जाते हो और आप स्पोर्ट्स में भी फर्स्ट आते हो तो वो पर्टिकुलर काम होगा। कौन सा काम? गिफ्ट मिलने का। तो देखते हैं आपको गिफ्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। चार केसेस बन सकते हैं। मान लेते हैं पहली कंडीशन ट्रू है और दूसरी कंडीशन भी ट्रू है, यानी आप एग्जाम में भी फर्स्ट आ गए और स्पोर्ट्स में भी फर्स्ट आ गए, तो क्या ये गिफ्ट मिलने वाला काम होगा? हाँ बिल्कुल होगा, मैं आपको गिफ्ट दूंगा अगर आप एग्जाम और स्पोर्ट्स दोनों में क्या हो जाओगे? फर्स्ट आ जाओगे। लेकिन अगर आप एग्जाम में तो फर्स्ट आए लेकिन स्पोर्ट्स में फर्स्ट नहीं आए तो क्या आपको गिफ्ट मिलेगा? नहीं। अब ये पर्टिकुलर टास्क एग्जीक्यूट नहीं होगा, अब ये काम नहीं होने वाला। तो अगर आप एक कंडीशन ट्रू है और एक कंडीशन ट्रू नहीं है तो फिर आपको आउटपुट भी नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो आउटपुट में भी आपको क्या मिलेगा? फॉल्स मिलेगा। तो आप एग्जाम में तो फर्स्ट आ गए लेकिन स्पोर्ट्स में फर्स्ट नहीं आए, तो आउटपुट में क्या मिलेगा? फॉल्स, क्योंकि आपको आउटपुट सिर्फ तभी मिलता, आपको गिफ्ट सिर्फ तभी मिलेगा
जब क्या होगा, एग्जाम और स्पोर्ट्स दोनों में फर्स्ट आओगे, एंड से जोड़ा है हमने। अगर आप एग्जाम में फर्स्ट नहीं आए लेकिन स्पोर्ट्स में फर्स्ट आ गए तो अगेन आपको गिफ्ट नहीं मिलेगा, फॉल्स। आप एग्जाम में भी फर्स्ट नहीं आए, आप स्पोर्ट्स में भी फर्स्ट नहीं आए, अब तो तय है आपको गिफ्ट नहीं मिलेगा, यानी आउटपुट क्या है, फॉल्स। तो आपको आउटपुट हमने डिस्कस किया था, लॉजिकल ऑपरेटर का आउटपुट क्या मिलता है, बूलियन आउटपुट मिलता है, या तो ट्रू या तो फॉल्स। तो ये आपको ट्रू सिर्फ एक ही केस में देगा, जब लिखी हुई दोनों कंडीशंस क्या होंगी, ट्रू। अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ये एंड ऑपरेटर हमेशा आपको क्या दे देगा, फॉल्स दे देगा। अगर आप ऐसे इस तरह से अपनी कंडीशंस को जोड़ना चाहते हो कि आपको ट्रू सिर्फ तभी मिले जब दोनों कंडीशन ट्रू हो, अदरवाइज आपको क्या मिले, फॉल्स, तो आप उसे जोड़ोगे, उन कंडीशंस को आप जोड़ोगे किसकी हेल्प से, एंड ऑपरेटर की हेल्प से। ठीक है, अगर अभी भी आपको समझने में दिक्कत हो रही है तो भी ज़्यादा परेशान ना हो, जब हम आगे प्रोग्रामिंग करेंगे तो ये चीज़ें बहुत आसानी से क्लियर हो जाएंगी। अभी तो हम सिर्फ इस ऑपरेटर का मतलब समझ रहे हैं, और आप सिर्फ इतना समझो कि जब भी हमें दो या दो से ज़्यादा कंडीशंस को आपस में जोड़ना होगा, हम किसका यूज़ करेंगे, एंड ऑपरेटर का। और एंड ऑपरेटर दो कंडीशन को ऐसे जोड़ता है कि उसका आउटपुट ट्रू सिर्फ तभी मिलता है जब दोनों कंडीशन का आउटपुट क्या होगा, ट्रू, अदरवाइज वो हमेशा क्या दे देगा, फॉल्स। ठीक उसी तरह से अगर मैं कंडीशन को किससे जोड़ दूं, और ऑपरेटर से जोड़ दूं, तो सेम वही कंडीशंस ले लेते हैं। अगर आप एग्जाम में फर्स्ट आते हो और अगर आप स्पोर्ट्स में फर्स्ट आ जाते हो, लेकिन इस बार मैं इसे और से जोड़ता हूं, तो देखें क्या बनेगा। अगर आप एग्जाम में फर्स्ट आते हो या फिर स्पोर्ट्स में फर्स्ट आ जाते हो, तो मैं आपको क्या दे दूंगा, गिफ्ट। ध्यान से सुनना है, स्टेटमेंट क्या बना, अगर आप एग्जाम में फर्स्ट आ जाते हो या फिर स्पोर्ट्स में फर्स्ट आ जाते हो, तो इस बार आपको क्या मिल जाएगा, गिफ्ट मिल जाएगा। तो इस बार दोनों कंडीशन का ट्रू होना जरूरी नहीं है, एक भी चीज सही हुई तो आपको क्या मिल जाएगा, गिफ्ट। तो पहली कंडीशन ट्रू है और दूसरी कंडीशन भी ट्रू है, यानी आप एग्जाम में भी फर्स्ट आ गए और आप स्पोर्ट्स में भी फर्स्ट आ गए, तो क्या आपको गिफ्ट मिलेगा, हाँ बिल्कुल मिलेगा। कोई एक भी ट्रू हो जाती तो आपको गिफ्ट मिल जाता, लेकिन यहाँ तो दोनों ही ट्रू है, तो गिफ्ट बिल्कुल मिलेगा। आप एग्जाम में फर्स्ट आ गए लेकिन स्पोर्ट्स में नहीं आ पाए, कोई बात नहीं, आपको अभी भी गिफ्ट मिलेगा। आप एग्जाम में फर्स्ट नहीं आ पाए लेकिन स्पोर्ट्स में फर्स्ट आ गए, फिर भी आपको गिफ्ट मिल जाएगा। लेकिन आप एग्जाम में भी फर्स्ट नहीं आए, आप स्पोर्ट्स में भी फर्स्ट नहीं आए, अब आपको गिफ्ट नहीं मिलने वाला, क्योंकि गिफ्ट तभी मिलता अगर आप एग्जाम या स्पोर्ट्स किसी में भी एटलीस्ट एक में तो फर्स्ट आ जाते। तो या एक भी कंडीशन अगर ट्रू हो जाएगी तो आपको आउटपुट में क्या मिलेगा, ट्रू। अगर आप अपनी कंडीशंस को इस तरह से जोड़ना चाहते हो कि आपको ट्रू सिर्फ तभी मिले जब दो या दो से ज़्यादा कंडीशन में से एक भी कंडीशन ट्रू हो, तो आपको ट्रू मिल जाए, तो वहाँ पर आप किसको जोड़ोगे, और ऑपरेटर का यूज़ करोगे। क्लियर है ये चीज़। तो और ऑपरेटर, इसका इस्तेमाल हम सिर्फ तब करेंगे जब हम चाहेंगे कि हमारा स्टेटमेंट हमें ट्रू सिर्फ तब रिटर्न करे जब उस स्टेटमेंट में लिखी हुई एक भी कंडीशन क्या हो जाए, ट्रू, लेकिन फॉल्स रिटर्न करे जब सभी कंडीशन क्या हो, फॉल्स। ओके, नेक्स्ट नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर इससे हटकर एक यूनरी काइंड ऑफ ऑपरेटर है, सिर्फ एक ही कंडीशन के ऊपर काम करता है। अगर आपकी कंडीशन ट्रू रिटर्न कर रही है और आप उसके ऊपर क्या लगा देते हो, नॉट ऑपरेटर लगा देते हो, तो ये उसका कॉम्प्लीमेंट निकाल देगा। आपकी कंडीशन अगर ट्रू है तो ये उसको क्या बना देगा, फॉल्स, और अगर फॉल्स है तो ये उसे क्या बना देगा, ट्रू बना देगा। तो जब भी हमें ऐसा कुछ करना हो जहाँ पर हमें कंडीशन के कॉम्प्लीमेंट निकालने हो, अगर हम चाहते हैं कि ट्रू मिल रहा है लेकिन हमें उसे फॉल्स बनाना है, या फॉल्स मिल रहा है हमें उसे ट्रू बनाना है, तो हम वहाँ किसका यूज़ कर सकते हैं, नॉट ऑपरेटर का। ओके, तो मेरे ख्याल से इन ऑपरेटर के इंडिविजुअल मतलब आपको क्लियर हो गए होंगे। प्रोग्रामिंग में इसका कहाँ यूज़ होगा, कैसे यूज़ होगा, वो हम आगे चलकर जब प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे। तो ओके, नेक्स्ट हम चौथी कैटेगरी डिस्कस करते हैं। तो चौथी कैटेगरी पे आते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी इज बिटवाइज ऑपरेटर, जिसमें आते हैं एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर एंड राइट शिफ्ट ऑपरेटर। तो जनरली इन ऑपरेटर्स का यूज़ कम ही होता है, लेकिन फिर भी ये हमारे पास अवेलेबल है सी प्रोग्रामिंग में। तो अगर हम बिट लेवल पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, हमने डिस्कस किया था जब हम लोग डेटा टाइप पढ़ रहे थे
कि मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, बिट। तो अगर हम बिट लेवल पर कोई भी ऑपरेशंस परफॉर्म करना चाहते हैं तो वहां पर हम किसका यूज कर सकते हैं, बिट वाइज ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट होती है बिट, लेकिन एक्चुअल में मेमोरी के ऊपर अगर कभी भी हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो वो हमेशा बाइट के टर्म पर ही होगा। ये आपके लिए कभी भी पॉसिबल नहीं है कि आप 2 बिट या 3 बिट की इंफॉर्मेशन रीड कर सको। आप बाइट के टर्म में ही इंफॉर्मेशन रीड या राइट कर सकते हो। लाइक 2 बाइट की इंफॉर्मेशन रीड कर ली या 4 बाइट की इंफॉर्मेशन रीड कर ली या 2 बाइट की इंफॉर्मेशन या 1 बाइट की इंफॉर्मेशन राइट कर ली। तो हमेशा जो हमारा रीड या राइट ऑपरेशन होता है रैम के साथ वो बाइट के टर्म में ही होगा। तो ऐसा नहीं है कि हमने 2 बिट की इंफॉर्मेशन रीड कर ली या राइट कर ली, वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन सी हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि अगर हम बिट लेवल पर ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं, किसकी हेल्प से, बिट वाइज ऑपरेटर की हेल्प से। तो ये 1 बाय 1 बिट्स के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। तो देखते हैं कि करके ये ऑपरेटर्स क्या हैं और इनकी वर्किंग किस तरीके से होती है। तो एंड ऑपरेटर, जैसा हम लोगों ने अभी पहले भी डिस्कस किया था, तो एंड ऑपरेटर हमें जैसे लाइक मान लेते हैं कि x नाम का एक वेरिएबल है, y नाम का एक वेरिएबल है और इसके अंदर x के अंदर 0 है, y के अंदर 0 है, आई मीन x बिट 0 है, y बिट 0 है। तो x एंड y ये ऑपरेशन अगर मैं इन बिट्स के ऊपर परफॉर्म करूंगा तो मुझे आंसर भी क्या मिल जाएगा, 0। यानी 0 0 का एंड भी क्या हो जाएगा, 0। 0 1 का एंड क्या हो जाएगा, 0। 1 0 का एंड भी क्या हो जाएगा, 0। 1 1 का एंड ऑपरेशन क्या होगा, 1। यानी 2 बिट के ऊपर अगर मैं एंड ऑपरेशन परफॉर्म करूं तो रिजल्ट में मुझे 1 सिर्फ तभी मिलेगा जब दोनों बिट्स क्या होंगी, 1 होंगी। अदरवाइज मुझे हमेशा क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। इसी तरह से और ऑपरेशन की अगर मैं बात करूं तो अगर दोनों बिट 0 हैं तो ये मुझे क्या देगा, 0। अदरवाइज ये हमेशा मुझे क्या देगा, 1 देगा। एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन किस तरीके से काम करता है, अगर दोनों बिट सेम है तो ये मुझे हमेशा क्या रिजल्ट देगा, 0। अगर दोनों बिट डिफरेंट है तो ये मुझे क्या दे देगा, 1। तो देखें यहाँ x भी 0 y भी 0, तो दोनों बिट क्या हैं, सेम है, तो ये मुझे क्या दे रहा है, 0। यहाँ 0 और 1 है तो दोनों बिट डिफरेंट हैं तो ये मुझे रिजल्ट क्या दे रहा है, 1। 1 0 दोनों बिट डिफरेंट है तो ये क्या दे रहा है, 1। दोनों बिट सेम है 1 1, तो ये मुझे क्या दे रहा है, 0। तो एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन इस प्रिंसिपल पे काम करता है कि अगर दोनों बिट सेम है तो ये क्या रिजल्ट देगा, 0। और अगर दोनों बिट डिफरेंट है तो ये मुझे क्या दे देगा, 1 दे देगा। नॉट ऑपरेटर उसी के एंड आई मीन एक दूसरा तरीके का ऑपरेटर जिसका काम है कॉम्प्लीमेंट निकाल देना। अगर 0 है, आई मीन मैंने यहाँ पर सिर्फ x के ऊपर नॉट ऑपरेशन परफॉर्म किया हुआ है तो ये यूनरी ऑपरेटर है, एक ही ऑपरेंट पे काम करेगा। तो x की वैल्यू अगर 0 है तो ये क्या दे देगा, 1। और अगर 1 है तो ये मुझे क्या दे देगा, 0 दे देगा। तो एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर एंड नॉट ऑपरेटर, मेरे ख्याल से ये आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट शिफ्ट ऑपरेटर, ये है लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर एंड दिस इज राइट शिफ्ट ऑपरेटर। तो अगर मुझे बिट्स को शिफ्ट करना है, उनकी पोजीशन शिफ्ट करनी है तो मैं इन ऑपरेटर का यूज कर सकता हूं, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर एंड राइट शिफ्ट ऑपरेटर। तो यहां एग्जांपल से समझते हैं। अगर x की वैल्यू 5 है तो अगर मैं इसे बाइनरी में रिप्रेजेंट करूं, 8 बिट बाइनरी रिप्रेजेंटेशन मैंने यहां पर किया हुआ है, तो ये क्या होगा, 0 0 0 0 0 1 0 1। मैंने बोला x के ऊपर क्या करो, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म करो। और कितने बिट का लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म करना है, 2। मैं यहाँ कुछ भी लिख सकता था, मैं यहाँ 2 3 4 5 6 कुछ भी लिख सकता हूँ। तो मैंने यहाँ फिलहाल बोला है 2, तो इट मीन्स x के ऊपर x की जो भी बिट रिप्रेजेंटेशन है उसमें 2 बिट को क्या कर दो, लेफ्ट शिफ्ट कर दो। तो x का रिप्रेजेंटेशन क्या है ये, तो इसकी 2 बिट मैं क्या कर दूं, लेफ्ट साइड यानी किस साइड, यहाँ पर मैं 2 बिट्स क्या कर दूं, शिफ्ट कर दूं। तो अगर मैं यहाँ पर 2 बिट शिफ्ट कर दूंगा तो ये 2 बिट यहाँ से हट जाएंगी जो मैंने डार्क से शेड किया है, और नई 2 बिट्स यहाँ पर क्या हो जाएंगी, अपेंड हो जाएंगी। जो भी बिट्स अपेंड होंगी वो हमेशा 0 ही अपेंड होगा जिस भी एंड से हो रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ से 2 बिट हटा दूं तो ये क्या बन जाएगा, 0 0
101, तो ये देखिए 000101, तो ये यहाँ से ये 2 बिट हट गई यहाँ से, तो ये वाली चीज़ यहाँ पर आ गई, और यहाँ पर 2 बिट्स क्या हो गई, एक्स्ट्रा ऐड हो गई, तो ये क्या आ गई, 2 नई बिट आ गई 00। तो अगर x के ऊपर 2 बिट का लेफ्ट शिफ्ट परफॉर्म करूँगा तो ये पहले 5 था, अब कितना हो जाएगा 20। अगर मैं इसको रीड करूँगा तो ये क्या बन जाएगा, 20 बन जाएगा। इसी तरह से अगर x की वैल्यू 5 है, इस पर मैं 2 बिट का राइट शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ, तो इस बार 2 बिट कहाँ से हटेंगी, राइट से, तो ये 2 बिट यहाँ से हट जाएंगी, ये 2 बिट यहाँ से हट गई, तो राइट में सिर्फ कितना बचेगा, इतना। तो ये देखिए ब्लैक से जितना है ये वही है राइट पोर्शन, और इधर से 2 नई बिट ऐड हो जाएंगी, तो यहाँ से 2 नई बिट ऐड हो गई, और जब भी बिट ऐड होंगी वो हमेशा कौन सी होंगी, 0, तो 2 नई 0 बिट्स यहाँ पर ऐड हो गई। तो नया नंबर क्या बन गया, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, 1 को। तो x पर अगर मैं 2 बिट का राइट शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा तो वो क्या बन जाएगा, 1। तो बहुत कॉम्प्लेक्स अगर हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं और बिट लेवल पर हमें कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं तो वहाँ पर इन ऑपरेटर्स का यूज़ होता है, अदरवाइज इन ऑपरेटर्स का ज़्यादा यूज़ हमारी प्रोग्रामिंग में कभी होता नहीं है। ओके, तो आई थिंक ये ऑपरेटर्स आपको क्लियर होंगे, ये कैटेगरी आपको क्लियर होगी। नेक्स्ट कैटेगरी हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है असाइनमेंट ऑपरेटर्स। तो अगेन मेरे ख्याल से ये पहला ऑपरेटर ऐसा है जिससे आप लोग जानते होंगे, और हो सकता है आप में से बहुत लोग इन ऑपरेटर से फैमिलियर ना हो, फिर भी एक एक करके हम सभी ऑपरेटर्स को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला असाइनमेंट ऑपरेटर, दैट इज़ इक्वल टू ऑपरेटर, और ये हम कहीं हद तक डिस्कस भी कर चुके हैं। तो लेट से अगर मैंने बोला x इक्वल टू 4, तो ये क्या करेगा, इस 4 को लेफ्ट हैंड साइड वेरिएबल x के अंदर स्टोर कर देगा। लेकिन अगर इस इक्वल टू की जगह मैंने डबल इक्वल टू लगा दिया तो ये रिलेशनल ऑपरेटर बन जाएगा और कंपेयर करने लगेगा क्या x में लिखी हुई वैल्यू 4 के बराबर है कि नहीं है, और आउटपुट क्या देने लगेगा, बूलियन आउटपुट, या तो ट्रू या तो फॉल्स दे देगा। तो अगर मुझे कंपेयर कराना है तो डबल इक्वल टू, लेकिन अगर मुझे स्टोर करवाना है तो मैं किसका यूज करूंगा, सिंगल इक्वल टू का यूज करूंगा। अच्छा, एक चीज और यहाँ समझने वाली ये है, मैं ऐसा लिख सकता हूँ 4 इक्वल टू x, तो इट मीन्स कंपेयर करो कि क्या 4 x में लिखी हुई वैल्यू के बराबर है कि नहीं है। लेकिन मैं इस तरह से नहीं लिख सकता कि 4 इक्वल टू x। इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू को स्टोर कर दो 4 में। हमेशा ध्यान रखना राइट हैंड साइड की वैल्यू ही लेफ्ट हैंड साइड में जाएगी। तो x की वैल्यू स्टोर कर दो 4 में, जो सिंटेक्स वाइज रॉन्ग है। आप आई मीन 4 एक कांस्टेंट वैल्यू है, उसके अंदर आप कुछ स्टोर नहीं कर सकते। तो असाइनमेंट ऑपरेटर में हमेशा ध्यान रखना लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, वेरिएबल होगा। राइट हैंड साइड में वेरिएबल भी हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है। राइट हैंड साइड में आप यहाँ पर y लिख सकते थे कि y की वैल्यू जाकर स्टोर हो जाए किसके अंदर, x के अंदर। तो राइट हैंड साइड में कोई भी वेरिएबल हो सकता है या कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा क्या ही होगा, वेरिएबल ही होगा असाइनमेंट ऑपरेटर में। लेकिन रिलेशनल ऑपरेटर में कांस्टेंट या वेरिएबल कहीं पर भी हो सकते हैं, लेफ्ट या राइट कहीं पर भी हो सकते हैं, क्योंकि उसका काम तो कंपेयर करना है। तो चाहे इक्वल टू ऑपरेटर हो या इनमें से कोई भी ऑपरेटर, लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा क्या ही होगा, वेरिएबल। राइट हैंड साइड में कुछ भी हो सकता है, वेरिएबल भी या कांस्टेंट भी। तो आई थिंक इक्वल टू ऑपरेटर पे और ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, इस ऑपरेटर से आप लोग फैमिलियर हैं। नेक्स्ट, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड ऑपरेटर, ये सारे ऑपरेटर्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इनके साथ इक्वल टू लगा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, तो हम इस चीज़ को समझते हैं। अगर मैं लिखता हूँ x प्लस इक्वल टू 5, मैंने 5 लिख दिया, कुछ भी वैल्यू हो सकती है, तो इसका मतलब है, सिंपल वर्ड्स में अगर हम बोलें तो इसका मतलब है x इक्वल टू x प्लस 5, यानी x की जो भी पुरानी वैल्यू है उसमें 5 और ऐड कर दो, और फिर जो भी नई वैल्यू बनी है उसको ले जाकर वापस से किसके अंदर स्टोर कर दो, x के अंदर। तो मान लो अगर x की इनिशियल वैल्यू है 2, x की इनिशियल वैल्यू है कितनी, 2, तो ये स्मॉल x है, x की इनिशियल वैल्यू है कितनी, 2, तो x प्लस इक्वल टू 5 क्या करेगा, 2 में 5 का एडिशन करेगा, दैट इज 7, और 7 को वापस ले जाकर किसके अंदर स्टोर कर देगा, x के अंदर। तो x की अब इस स्टेटमेंट के बाद x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी।
तो x में 5 का एडिशन करो और जो भी नई वैल्यू आती है वापस से किसके अंदर स्टोर कर दो, x के अंदर। ठीक इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर -5 लिख दूँ, माइनस इक्वल टू 5 लिख दूँ, ये ध्यान रखना माइनस और इक्वल टू के बीच में या प्लस या किसी भी ऑपरेटर में स्पेस नहीं है। आई मीन ये मॉड ऑपरेटर और इक्वल टू के बीच में स्पेस नहीं है, ये जुड़े हुए हैं। स्पेस लगा दोगे तो उसका अलग मतलब हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हाँ, इससे पहले या बाद में स्पेस लगा सकते हो, यहाँ पर स्पेस लगा सकते हो, लेकिन ये दोनों जुड़े हुए हैं। तो माइनस इक्वल टू का मतलब x में 5 का सब्ट्रैक्शन कर दो और फिर जो भी नई वैल्यू आती है वो वापस से किसके अंदर स्टोर कर दो, x के अंदर। तो 2 में 5 का सब्ट्रैक्शन कर देंगे, -3 होगा, -3 वापस से जाकर किसके अंदर स्टोर हो जाएगा, x के अंदर। ठीक वही मतलब है किसका, मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू का। अगर यहाँ मल्टीप्लाई लगा दूंगा तो x में 5 का मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आया है वो किसके अंदर स्टोर कर दो, x के अंदर। ठीक वही डिवीजन का वही मतलब किसका होगा, मॉड का। तो x को 5 से डिवाइड करो, जो भी रिमाइंडर आता है वापस से ले जाकर किसके अंदर स्टोर कर दो, x के अंदर। वही मतलब लेफ्ट शिफ्ट इक्वल टू, राइट शिफ्ट इक्वल टू, एंड इक्वल टू, और एक्सक्लूसिव और इक्वल टू, और इक्वल टू। तो आई थिंक ये ऑपरेटर्स आपको क्लियर होंगे। तो हम लोग आते हैं अब 6th कैटेगरी के ऊपर, जो हमारी लास्ट कैटेगरी है उस पर। लास्ट कैटेगरी है हमारी मिसलेनियस ऑपरेटर्स की, जिसमें 4 ऑपरेटर्स रखे हुए हैं। साइज ऑफ ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर, एंड और एस्ट्रिक सिंबल है। ये बेसिकली एड्रेस के लिए है और ये पॉइंटर के लिए है। तो ये अभी क्या है हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले साइज ऑफ ऑपरेटर। साइज ऑफ ऑपरेटर के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। हम लोग जब डेटा टाइप पढ़ रहे थे तब भी हमने इस ऑपरेटर का यूज़ किया था। अगर हमें कभी किसी वेरिएबल या किसी डेटा टाइप का साइज पता करना है कि वो रैम में कितने बाइट की मेमोरी ऑक्यूपाई कर रहा है, तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं किसका, साइज ऑफ ऑपरेटर का। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए मेरे पास एक मेमोरी है इंट x और मुझे कभी भी पता करना है कि x वेरिएबल रैम में कितनी साइज ले रहा है, तो मैं लिख सकता हूँ क्या, साइज ऑफ, और ब्रैकेट में मैंने लिख दिया x। तो ये क्या कर देगा, x वेरिएबल का जो भी साइज होगा मेमोरी में वो मुझे रिटर्न कर देगा। यानी एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, 1 2 3 4 कुछ भी वैल्यू इसकी रिटर्न होगी। जो भी वैल्यू होगी वो बाइट के टर्म में रिप्रेजेंट कर रहा होगा कि इतने बाइट मेमोरी वो क्या कर रहा है, रैम में ऑक्यूपाई कर रहा है। तो फॉर एग्जांपल, क्योंकि x इंट है और अगर मैं जीसीसी कंपाइलर के ऊपर ये काम कर रहा हूँ तो ये क्या रिटर्न करेगा, 4। इट मीन्स 4 बाइट की मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा रैम के अंदर, अगर मैं ये काम जीसीसी कंपाइलर में कर रहा हूँ। लेकिन अगर टर्बो कंपाइलर, ये हमने करके भी देखा था, अगर मैं टर्बो कंपाइलर में ये लिखूंगा तो वहाँ पर ये क्या रिटर्न करेगा, 2। इट मीन्स टर्बो कंपाइलर के अंदर ये रैम में कितने बाइट की मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा, 2 बाइट की मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा। तो इसीलिए ये ऑपरेटर का जनरली यूज़ होता है कि अगर हमें पता करना है कि वो रैम में कितनी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है तो हम यहाँ से उसका यूज़ कर सकते हैं। समटाइम्स आगे चलकर हम डायनामिक मेमोरी भी क्रिएट करेंगे तो वहाँ पर भी इसका यूज़ होगा। तो मेरे ख्याल से साइज ऑफ ऑपरेटर का पर्पस आपको क्लियर हो गया होगा कि जब भी हमें किसी मेमोरी का साइज़ पता करना है इन टर्म्स ऑफ बाइट, वो हम कर सकते हैं किसकी हेल्प से, साइज ऑफ ऑपरेटर की हेल्प से। नेक्स्ट, टर्नरी ऑपरेटर। तो टर्नरी ऑपरेटर थोड़ा सा इसके ऊपर नाम के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं हम पहले। तो टर्नरी ऑपरेटर ये क्वेश्चन मार्क और कॉलन के साथ बना हुआ है। तो टर्नरी मतलब टर यहाँ पर किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 को। जनरली 2 तरह के ऑपरेटर आपने देखे होंगे, यूनरी ऑपरेटर और बाइनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर वो ऑपरेटर जिन्हें ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए एक ही ऑपरेंड की जरूरत है, लाइक नॉट ऑपरेटर, एक ही ऑपरेंड के ऊपर वो काम करता है। बाइनरी ऑपरेटर ऐसे ऑपरेटर जिन्हें ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए 2 ऑपरेंड्स की जरूरत होती है, लाइक प्लस। तो आप 2+ लिख के छोड़ दोगे तो उसका कोई सेंस नहीं है। तो इसे ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए 2 ऑपरेंड की जरूरत है, 2 + 3 फॉर एग्जाम्पल। तो लेफ्ट और राइट में 2 ऑपरेंड होने चाहिए। तो 2 और 3 यहाँ पर क्या है, ऑपरेंड है। इसी तरह से टर्नरी ऑपरेटर रिप्रेजेंट करता है इसे ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए कितने ऑपरेंड की जरूरत है, 3 ऑपरेंड। तो एक एग्जांपल से समझते हैं ये काम किस तरीके से करता है। लेट्स से मैंने यहाँ पर लिखा z = x > y और मैंने यहाँ पर लिखा x : y। तो इस केस में ये क्या करेगा, यहाँ पर इसके 3 ऑपरेंड कौन कौन से हो गए। ये है इसका पहला ऑपरेंड, दैट इज x > y।
दूसरा ऑपरेंड क्या हो गया यहाँ पर x, और तीसरा ऑपरेंड यहाँ पर क्या हो गया y। तो इसे ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए 3 ऑपरेंड की ज़रूरत है। एक ये जहाँ पर जनरली कंडीशन लिखी जाती है, नेक्स्ट ये, और मतलब जो भी आप चाहो यहाँ पर लिख सकते हो, वेरिएबल या कांस्टेंट या कोई इक्वेशन जो भी चाहो आप वो यहाँ पर लिख सकते हो। तो नेक्स्ट ये, एंड थर्ड वन इज दिस। तो ये काम किस तरीके से करेगा, सबसे पहली पोजीशन पर लिखी होती है कंडीशन। कंडीशन के सिर्फ 2 ही आउटपुट हो सकते हैं, या तो ट्रू या तो फॉल्स। ऑब्वियस सी बात है, ये कंडीशन है तो हमने रिलेशनल ऑपरेटर की मदद से बनाया होगा, जैसा आप यहाँ पर देख भी पा रहे हैं, या रिलेशनल और लॉजिकल ऑपरेटर की हेल्प से बनाया होगा अगर मुझे 2 या 2 से ज़्यादा कंडीशन को टेस्ट कराना होगा, जिसका फाइनल आउटपुट मुझे ट्रू या फॉल्स के टर्म में ही मिलेगा। अगर ये कंडीशन का आउटपुट मुझे ट्रू मिलता है तो जो भी इस पोजीशन पर लिखा है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, और उसकी वैल्यू जाकर स्टोर हो जाएगी किसके अंदर, जेड के अंदर, क्योंकि यहाँ हमने असाइनमेंट ऑपरेटर लिखा है तो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व होने के बाद किसके अंदर स्टोर हो जाएगा, जेड के अंदर। तो यहाँ पर हो सकता है मैंने यहाँ x लिखा हुआ है, हो सकता है आपने लिख दिया हो 2 + 3 8 - 6 या कुछ भी कोई एक्सप्रेशन लिख दिया होगा। अगर कुछ भी लिखा होगा तो अगर ये कंडीशन ट्रू है तो वो एक्सप्रेशन सॉल्व होगा, या जो भी टर्म आपने लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा और उसकी वैल्यू जाकर किसके अंदर स्टोर हो जाएगी, जेड के अंदर। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो फिर ये x वाला पोर्शन नहीं, ये तीसरे ऑपरेंड का एक्सप्रेशन सॉल्व होगा, जो भी यहाँ पर आपने लिखा हुआ है उससे सॉल्व करेगा और उसकी वैल्यू ले जाकर किसके अंदर स्टोर कर देगा, जेड के अंदर। इट मीन्स एक एग्जांपल से और समझिए, तो मैंने यहाँ पर लिखा z x ग्रेटर देन y, और मैंने यहाँ क्वेश्चन मार्क बनाया और फिर मैंने लिखा 2 × 3 और मैंने कॉलन लगाया और मैंने लिखा 6 × 2, कुछ भी मैंने यहाँ लिख दिया। तो इस केस में तो इस केस में सबसे पहले वो चेक करेगा x क्या y से बड़ा है। अगर आंसर आता है हाँ, जो भी हमारी x और y की वैल्यू होगी उसके बेसिस पर ये डिसाइड होगा। अगर आंसर आता है कि हाँ x इज ग्रेटर देन y है तो वो 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेगा, रिजल्ट कितना आएगा 6, और z के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा 6। अगर x की वैल्यू y से बड़ी नहीं है तो कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स। फॉल्स तो इट मीन्स वो 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेगा 12, और 12 किसके अंदर स्टोर हो जाएगा, जेड के अंदर। अगर x की वैल्यू y के बराबर है तो भी तो ये कंडीशन फॉल्स है, और फॉल्स के केस में वो किसको सॉल्व करेगा, थर्ड ऑपरेंड को, और उसकी वैल्यू को ले जाकर किसके अंदर स्टोर कर देगा, जेड के अंदर। ठीक है, तो आई थिंक ये ऑपरेटर आपको क्लियर होगा, ज़्यादा यूज़ नहीं होता लेकिन फिर भी हमारे पास अवेलेबल है, हम इसका चाहें तो यूज़ कर सकते हैं जब भी हमें कोई इस तरह की चीज़ें एग्जीक्यूट करवानी होगी। नेक्स्ट, यहाँ पर एम्परसेंड का साइन लगा हुआ है, यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, एड्रेस को। तो इसका यूज़ क्या है हम आगे चलकर अभी डिस्कस करेंगे। एस्ट्रिक यहाँ पर पॉइंटर को रिप्रेजेंट करता है, तो इसका यूज़ क्या है ये भी हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे। पॉइंटर को मैं अभी अगर यहाँ डिस्कस करूँगा तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगा। आगे चलकर हम एक टॉपिक पढ़ेंगे पॉइंटर, वहाँ पर हम इसका यूज़ समझेंगे कि क्या है, और अगर किसी ऑपरेंड के आगे मैं एम्परसेंड का साइन लगा दूँ तो उसका क्या मतलब होता है, ये सारी चीज़ें हम वहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए इन ऑपरेटर्स को हम छोड़ के रखते हैं, ये ऑपरेटर्स हम डेफिनेटली क्लियर करेंगे जब वो टॉपिक पर हम आएंगे। तो इस तरीके से हमारे पास जितने भी ऑपरेटर्स अवेलेबल थे इन सी प्रोग्रामिंग, हमने उन्हें 6 कैटेगरीज में डिवाइड करके रखा था और हमने एक एक करके सारी कैटेगरीज डिस्कस कर ली। लेकिन ये टॉपिक अभी भी थोड़ा सा बचा हुआ है, हमें थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कशन करना है किसके ऊपर, इन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर के ऊपर, जिन्हें हम फर्दर कैटेगराइज कर सकते हैं प्री इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर एंड पोस्ट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। प्लस हमें एक और चीज़ डिस्कस करनी है कि अगर किसी एक्सप्रेशन में 2 या 2 से ज़्यादा ऑपरेटर आ जाते हैं इनमें से किसी एक कैटेगरी या मोर देन 1 कैटेगरीज के, तो फिर हमारा कंप्यूटर उन्हें किस तरीके से सॉल्व करेगा, किन ऑपरेटर को पहले प्रेफरेंस देगा, किन ऑपरेटर को बाद में प्रेफरेंस देगा, ये चीज़ें और डिस्कस करने के लिए बची हुई है। लेकिन ये वीडियो की लेंथ काफ़ी ज़्यादा होती जा रही है, तो इसलिए इस वीडियो में मैं उसे कवर ना करते हुए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले तो हम डिस्कस करेंगे कि वो प्रेसिडेंस क्या है इन ऑपरेटर्स के बीच में,
और सेकंड हम लोग डिस्कस करेंगे प्री एंड पोस्ट इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। आखिरी में मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, और अगर किसी ने इस वीडियो को बीच में से एक्सेस किया है तो मैं आपको बता दूं कि ये बीच में से नहीं है। मैंने स्टार्टिंग से सारे वीडियोस अपलोड किए हुए हैं। आप मेरे चैनल पे जा सकते हैं, कोडिंग की पाठशाला, और वहाँ से प्लेलिस्ट पे जाकर आपको वहाँ पर सारे वीडियोस मिल जाएंगे जो भी अभी तक मैंने बनाए हैं। और अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन पर क्लिक कर देंगे, तो आने वाले वीडियोस के भी नोटिफिकेशन आपको मिलते चले जाएंगे। तो अगर आप इस प्लेलिस्ट में जाएंगे तो एक एक करके आपको सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे जो भी मैंने यहाँ पर बनाए हुए हैं। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहे होंगे। तो हम आज के वीडियो में इतना ही डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का डिस्कस करेंगे। टिल देन बाय।